जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, बहुत टाइम हो गया वीडियो को आए। आप लोग वेट कर रहे होंगे कि राजस्थान हिस्ट्री की इतनी लंबी लंबी जो गैप होता है वीडियो के अंदर, ऐसे कोर्स तो ऐसे कब कोर्स पूरा होगा। और उससे चीज मैं समझता हूँ और थोड़ा सा टाइम का अभाव होता है। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। और फिर भी मैं कोशिश करूंगा निरंतर कि आप लोगों को ज्यादा टाइम ना दूं, दो वीडियो के बीच में गैप ना दूं ज्यादा। और आप लोगों को निरंतर आपकी क्लासें मिलती रहे। जो विद्यार्थी मुझ पर भरोसा करके पढ़ाई कर रहे हैं, राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उन विद्यार्थियों को मैं निराश ना करूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो बात करते हैं अब हमारे हमारे टॉपिक की। जिस टॉपिक की हम चर्चा कर रहे थे, राजस्थान के चौहान वंश हम पढ़ रहे थे और अर्णोराज तक हम पढ़ चुके थे। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो विग्रहराज है, विग्रहराज चतुर्थ, उसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए विग्रहराज चतुर्थ। थोड़े से उससे पहले मैं आपसे एक बात कर लेता हूँ। थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं निरंतर आपकी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। तो इस तरह आप पैनिक वगैरह मत होना, आपको मैं कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा यूट्यूब पर, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। राजस्थान हिस्ट्री जो मैंने कहा है कि मैं पढ़ाऊंगा फ्री, बिल्कुल तो बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत ना करें। और जिस तरह आप पढ़ रहे हो निरंतर अपनी तैयारी कंटिन्यू रख चलिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। हेडिंग डाल लीजिए विग्रहराज चतुर्थ। और मैंने एक चीज स्टार्ट की, अब हम थोड़ा तरीके से पढ़ेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, आपको नोट्स नहीं देता था, अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बोर्ड पे व्यवस्थित तरीके से लिखूं, ताकि आप लोगों को यहीं पे नोट्स बनाने की, यहीं पे आप नोट्स बना लो और आपको बाद में नोट्स बनाने की दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो हम कोशिश करेंगे कि जो बोर्ड पे थोड़ा व्यवस्थित तरीके से लिखे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ बात करेंगे। एक इसका दूसरा नाम हमें क्या मिलता है, तो इसका जो दूसरा नाम है वो है बिसलदेव। इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, बिसलदेव। हम कह सकते हैं इसको बिसलदेव। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले हम इसके विजय अभियान की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी विजय अभियान की। तो इसका हेडिंग डाल लीजिए विजय अभियान। तो सबसे पहली जो हमें इसके बारे में जानकारी है कि इसे दिल्ली के अंदर जब ये राजा बनता है, उस समय दिल्ली के अंदर क्या था, तोमर जो राजवंश है, उन तोमरों का क्या है, शासन हुआ करता था। तो विग्रहराज ने सबसे पहले दिल्ली के तोमरों को हराया था। तो ये चीज नोट डाउन कर लीजिए कि इसने क्या किया था, दिल्ली के तोमरों को हराया। बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आज हम लिखेंगे, दिल्ली के तोमरों मतलब तोमर वंश को हराया। विग्रहराज के बारे में हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम इसके विजय अभियानों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बात बताई वो ये है कि इसने दिल्ली के अंदर, इसके समय तोमर जो राजवंश है उसका शासन हुआ करता था। तो इसने सबसे पहले दिल्ली के तोमरों को हराया। और क्या क्या किया इसने, तो झांसी जो जगह झांसी जो क्षेत्र है उस पर मुस्लिमों का अधिकार हुआ करता था। तो इसने मुस्लिमों को हरा करके झांसी क्षेत्र छीन लिया था। तो ये चीज भी नोट डाउन करिए कि झांसी प्लस हिसार। हिसार को आप लोग जानते हो, हिसार हरियाणा में है। इन दोनों क्षेत्रों पर मुस्लिमों का अधिकार था। किनका अधिकार था, मुस्लिम्स का अधिकार था। और इन मुस्लिमों को क्या करता है, ये हराता है, हराया। इन मुस्लिमों को ये हराता है और किस पे अधिकार कर लेता है, झांसी और हिसार पर क्या कर लेता है ये, झांसी और हिसार पर क्या कर लेता है ये अधिकार कर लेता है। तो दो चीजें अभी तक हमने पढ़ी है, दिल्ली के तोमर वंश को या तोमरों को हराता है ये, और झांसी और क्या कहते हैं जो हिसार है, वहां के जो मुस्लिम होते हैं उनको क्या कर लेता है ये, हराता है। एक इस और हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है कि पाली, जालोर और नागौर जगह थी पाली, नोट डाउन करना, तीसरी जो बात है वो पाली राजस्थान के अंदर स्थित है, ये पाली, जालोर और नागौर। नागौर इनके ऊपर क्या था, चालुक्य शासक थे, उन चालुक्य शासकों का अधिकार हुआ करता था उस समय। और वो चालुक्य शासक कौन थे, चालुक्य राजा था एक, जिसका नाम था कुमारपाल। इसका नाम क्या था, कुमारपाल। तो इस चालुक्य राजा कुमारपाल का क्या था, इनके ऊपर अधिकार हो गया था।
तो क्या करता है, जो विशलदेव चतुर्थ है, विग्रहराज चतुर्थ जिसे हम बोलते हैं, इसने कुमारपाल को हरा करके ये क्षेत्र छीन लिया था। एक चीज नोट डाउन करने वाली बात है दोस्तों, ये कुमारपाल वही कुमारपाल है जिसकी अर्णोराज से युद्ध हो सॉरी दोस्तों, जिसकी अर्णोराज से लड़ाई हो रही थी। हमने बात की थी कि अर्णोराज का क्या है, जो गुजरात के चालुक्य, दो राजा ऐसे होते हैं उन जिससे क्या होता है, इनकी लड़ाई होती है। एक का नाम था जयसिंह सिद्धराज, और उस जयसिंह सिद्धराज से अर्णोराज युद्ध में जीत जाता है, और जयसिंह सिद्धराज को अपनी पुत्री का विवाह अर्णोराज से करवाना पड़ता है। पहले के युद्ध के नियम हुआ करते थे कि जो राजा हारता था उसे या तो अपनी जागीरें दिया या जागीरें देनी पड़ती थी, या फिर जो जीतने वाला पक्ष होता था उससे वैवाहिक संबंध स्थापित करने पड़ते थे। तो जो जयसिंह सिद्धराज है उसने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह किससे कर दिया था, अर्णोराज से। और जब हमने आगे बात की थी कि उससे जिस संतान की उत्पत्ति हुई थी उसका नाम था सोमेश्वर। और फिर हमने बात की थी आगे चल करके कि जो कुमारपाल था, उस कुमारपाल से भी युद्ध होता है अर्णोराज का, और दो युद्ध होते हैं 1145 का और 1150 का। 1145 का जो युद्ध होता है वो अनिर्णायक होता है, उसमें किसी को जीत नहीं मिलती है, परंतु जो 1150 का युद्ध होता है उसमें कुमारपाल जीत जाता है और जो अर्णोराज है वो हार जाता है। तो ये कुमारपाल वही कुमारपाल है। तो ये कुमारपाल क्या करता है, पाली, जालोर और नागौर पे क्या था, इसका अधिकार था। उस युद्ध के अंदर जीता तो उसने पाली, जालोर और नागौर पर अधिकार कर लिया। तो विग्रहराज जो चतुर्थ है, जो उसके बाद में राजा बनता है, ये सबसे पहले किसको हटाता है, इसको हटाता है कि भाई तू हटे यहाँ से, तेरी कोई जरूरत नहीं है, ये जो जगह है ये पैतृक जगह हमारी है, यहाँ के कर्ता वर्ता हमें, तू कौन होता है यहाँ लेने वाला, मेरे दादा को तू हरा दिया, मेरे जो चाचा है उसको तू हरा दिया, अर्णोराज को तू हरा करे, खुद को तोप समझ रहा है क्या। तो सबसे पहले क्या करता है, इसको हराता ही है, और वापस से जो अपने क्षेत्र होते हैं पाली, जालोर, नागौर, उन पे क्या कर लेता है, दोबारा अधिकार कर लेता है। तो दोस्तों ये चीज भी आप क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। आगे हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, जो इस एग्जाम से जो एग्जाम संबंधित है विग्रहराज के लिए, कि विग्रहराज दिल्ली के जब तोमरों को हराता है और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है, तो विग्रहराज दिल्ली पर ही शासन करना स्थापित कर देता है और दिल्ली को अपनी क्या बना लेता है, राजधानी बना लेता है। तो आप ये चीज नोट डाउन कर लो कि इसने क्या किया था, दिल्ली को राजधानी बनाया, दिल्ली को राजधानी बनाया। मैंने बात की थी सबसे पहली जो राजधानी थी वो सांबर थी, सांबर के अंदर, ठीक दोस्तों। उसके बाद में अजमेर राजधानी कौन बनाता है, अजयराज बनाता है 1113 ईस्वी के अंदर, जब वो अजमेर शहर की स्थापना करता है, हमने चर्चा की थी। उसके बाद में अब जो राजधानी चेंज हो रही है वो दूसरी बार चेंज हो रही है, और इस बार राजधानी अजमेर से दिल्ली स्थानांतरित हो रही है, और राजधानी को स्थानांतरित कर रहा है विग्रहराज चतुर्थ। ये चीज नोट डाउन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पुट होता है, ये क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बहुत बार बना है दोस्तों, कि भाई दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था, तो वो है विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव। ठीक है दोस्तों, मैं उन चीजों पर ज्यादा जोर दे रहा हूं जिससे क्वेश्चन बनेंगे, इससे क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं विग्रहराज चतुर्थ ने इतने युद्ध किए, इसके टाइम पर जो चौहानों का स्वर्ण काल था, मतलब कि चौहानों का जो काल था वो सबसे ज्यादा विकसित हुआ था, सबसे ज्यादा इसका विस्तार हुआ था। इस कारण से चौहानों का स्वर्ण काल किसके टाइम को कहा जाता, तो विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है। ये चीज भी नोट डाउन कर लो, इसका जो समय है वो चौहानों का क्या है, चौहानों का स्वर्ण काल। नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन करते हुए चलना साथ के साथ, कि चौहानों का स्वर्ण काल किस शासक के टाइम को कहते हैं, तो हम कहेंगे विग्रहराज चतुर्थ को। ये विग्रहराज चतुर्थ ही है जिसके बारे में बिजूलिया शिलालेख सॉरी दोस्तों बात करते हैं हम आगे और क्या क्या किया इसने। तो हम बात करते हैं, इसने दिल्ली के अंदर एक खुसरो गजनी का खुसरो शाह था, खुसरो शाह। ये खुसरो शाह कहाँ का था, तो ये शासक था गजनी का। तो इसने गजनी के खुसरो शाह को पराजित किया था, ये चीज नोट डाउन करने वाली बात है दोस्तों। हम एक चीज नोट डाउन कर रहे हैं, जब से हमने गुजर प्रतिहार पढ़ा है, चौहान पढ़ा है, इनके टाइम पे गजनी से बहुत सारे आक्रमण हो रहे हैं, परंतु ये सबको विफल कर रहे हैं। ये चीज आप नोट डाउन कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि भाई जो खुसरो शाह था गजनी का शासक था, और इसने क्या किया था, जो गजनी का शासक था खुसरो, उसको क्या किया था, पराजित किया था। ठीक है दोस्तों, एक चीज जो हमें इसके बारे में मिलती है,
आपने टोंक के अंदर एक बांध पढ़ा होगा, बिसलपुर बांध। ठीक है दोस्तों, एक बांध हम पढ़ते हैं टॉप में, बिसलपुर बांध। जब हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वो जो बिसलपुर बांध है, वो बिसलपुर इन्हीं के नाम पर रखा गया है। वो क्या, बिसलपुर बांध जो है उसका निर्माण कह लो तो, या फिर उस जलाशय का, या वो किसके नाम पर रखा गया, तो बिसल देव के नाम पे ही वो रखा गया है। तो ये चीजें आप नोट डाउन कर लो। जो बिसलपुर बांध है, वो जो बिसलपुर बांध है वो किस शासक के नाम पे रखा गया है, तो उसका नाम है बिसल देव। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी बिसल देव के बारे में है। अब हम चर्चा करते हैं आगे की कि और क्या क्या हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे की कि इसमें एक कुंतलपाल नाम का शासक था। ये था नाडोल का। इस नाडोल का शासक था कुंतलपाल। इससे क्या होता है, विग्रहराज चतुर्थ का युद्ध होता है नाडोल के लिए, और जो विग्रह चतुर्थ है वो कुंतलपाल को युद्ध में हरा देता है और जो इसका शहर है उसको जला देता है। तो ये चीज भी नोट डाउन कर लेना कि वो नाडोल का जो कुंतलपाल है वो जो है उसको उसको युद्ध में कौन रहता है, तो उसको युद्ध में रहता है विग्रहराज चतुर्थ। अब हम बात करेंगे एक जो इसके टाइम की बात है, विग्रहराज का जो निरंतर युद्ध होता है, विग्रहराज वर्सेस तंवर। ये जो तंवर है, तंवरों का जो विग्रहराज से निरंतर युद्ध होता है, चौहानों का तंवरों से युद्ध होता है। और ये शुरू जो होता है वो चंदनराज के समय शुरू होता है। चंदनराज के बारे में हम जानते हैं, जो जिसकी पत्नी थी आत्मप्रभा रुद्राणी, इसके हम बात करते हैं। एक राजा दिए जलाकर पुष्कर जी में योग किया करते थे। वही चंदनराज के समय पर विग्रहराज का, सॉरी, चंदनराज के समय पर ये जो तंवरों का वो है युद्ध है वो स्टार्ट होता है। और इसको समाप्त कौन करता है, तो समाप्त करता है विग्रहराज। ठीक है, और विग्रहराज इनको समाप्त करता है, इनको हरा देता है। इनको हराने के बाद ये विग्रहराज चौहानों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। उसके पश्चात विग्रहराज जो अपने राजकार्य हैं, इनके जो राजकार्य हैं वो इनको ही वापस सौंप देता है कि आपका जो क्षेत्र है उनके जो राजकाज है वो आप खुद ही संभालो। ठीक है, हमें तो कुछ नहीं संभालना, बस एक वो थी बात की हमें तो जीतना था, बस अधीनता स्वीकार करना थी, आपने कर ली तो बस क्या ही दिक्कत है। पहले के टाइम पे जो राजपूतों में लड़ाई होती थी वो खुद को बड़ा सिद्ध करने के लिए हुआ करती थी। तो ये वाली बात थी। तो राजकार्य किनके पास रहा, इन्हीं के पास रहा। अब मैं इसे रफ कर देता हूँ। 2 मिनट का मैं आपको, 2 मिनट नहीं ज्यादा हो गया, 10 सेकंड का मैं आपको समय देता हूँ। या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर जल्दी जल्दी उतार लो, या पॉज करके उतार लो, फिर मैं इसे मिटा देता हूँ। अब हम बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ की उपाधियों की। इसकी जो उपाधि थी वो, उस उपाधि का नाम था कवि बांधव। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पुट होता है कि विग्रहराज की उपाधि क्या थी, कवि बांधव। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई किसने इसको ये उपाधि दी, तो जयानक ने दी। कौन सी ग्रंथ में दी, तो पृथ्वीराज विजय में दी। एक एक शब्द है, क्वेश्चन है दोस्तों, नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। कवि बांधव की उपाधि किसने दी, इसको जयानक ने दी। और जयानक ने ग्रंथ कौन सी लिखी थी, पृथ्वीराज विजय। कौन सी ग्रंथ लिखी थी, पृथ्वीराज विजय। तो किसमें दी, पृथ्वीराज विजय में। आगे की चर्चा करते हैं। एक विदेशी इतिहासकार हुए किलहॉर्न। ये किलहॉर्न क्या कहता है कि जो विग्रहराज था, ये विग्रहराज कालिदास और एक भवभूति भर्तभूति नाम का एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा विद्वान था, इनकी बराबरी कर सकता था, इनकी होड़ कर सकता था। मतलब कि जो विग्रहराज है वो साहित्य के अंदर इतना ज्यादा ज्ञान का भंडार था, उसको इतना ज्यादा ज्ञान था साहित्य के अंदर कि किलहॉर्न उसकी बराबरी कालिदास और भर्तभूति से कर देता है कि भाई ये जो व्यक्ति है इनकी होड़ कर सकता है। जो विग्रहराज है हमारा कम नहीं है किसी से भी, विग्रहराज के पास इतना साहित्य है, उनके पास इतना ज्ञान है कि कालिदास की बराबरी कर सकता है, उसकी होड़ कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट है किलहॉर्न का कि उन्होंने क्या कहा कि जो कालिदास है वो, सॉरी, जो विग्रहराज है वो कालिदास तथा भर्तभूति है उनकी क्या करता है, उनकी होड़ कर सकता है। किसने कहा था, किलहॉर्न ने कहा था। तो अभी नोट डाउन कर लेना किलहॉर्न का। इसके बाद हम बात करते हैं विग्रहराज का साहित्य की। विग्रहराज ने क्या किया, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, विग्रहराज ने क्या किया, जब वो धारा नगरी में गया था घूमने के लिए,
तो धारानगरी एक जगह है जो परमा राजा भोज ने बसाई थी, धारानगरी। तो विग्रहराज ने उसकी तर्ज पर संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी अजमेर के अंदर, बहुत बड़ी वो पाठशाला बनवाई थी, बहुत भव्य पाठशाला उसने बनवाई थी। और उस पाठशाला की जो दीवार है, उन दीवारों पर उसने हरिकेली नाटक खुदवाया था। कौन सा नाटक खुदवाया था? हरिकेली नाटक खुदवाया था। तो एक चीज आप ये नोट कर लो कि हरिकेली नाटक किसने लिखा था? हरिकेली जो नाटक है, हरिकेली नाटक के रचयिता कौन थे? तो हरिकेली नाटक का जो रचयिता था वो भी विग्रहराज चतुर्थी था। थोड़ा सा हरिकेली नाटक के बारे में हम समझ लेते हैं कि हरिकेली नाटक क्या है। तो दोस्तों, हरिकेली नाटक के अंदर किराता किरातार्जुनम नाम के दो शख्स हैं, दो व्यक्ति हैं, उनके मध्य एक संवाद हो रहा है और उस संवाद का क्या है इसके अंदर चर्चा की गई है। समझते हैं हम किरातार्जुनम क्या है। तो किरातार्जुनम क्या है? तो किरात एक अलग पक्ष है, एक व्यक्ति है, और अर्जुन एक अलग व्यक्ति है। किरात जो है वो भेष में, किरात के भेष में कौन आते हैं? भगवान शिव आते हैं। और अर्जुन तो अर्जुन है ही। जब हम पढ़ते हैं महाभारत को, हम देखते हैं तो महाभारत के अंदर हमें एक चीज याद आती है, जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। तो जब पांडव वन में वास कर रहे थे, समझ लो दोस्तों, अज्ञातवास की बात नहीं कर रहा, वनवास की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो वनवास में कर रहे थे। तो एक बार अर्जुन जो है जंगल में जाते हैं और उनको क्या एक मृग दिखता है, उनको एक मृग, मृग का मतलब हरिण। तो जब उनको हरिण दिखता है तो जो अर्जुन है वो अपना गांडीव उठाते हैं, धनुष निकालते हैं और तीर चलाते हैं, और तीर चला करके उस मृग पे मारते हैं। वो तीर मृग पे लगता है और वो मृग जाकर के मर जाता है। मृग वाला हिरण है, वो हिरण जाकर मर जाता है। अर्जुन जैसे उसके पास जाते हैं तो पास जाकर के वो देखते हैं कि उस हिरण के 2 तीर लगे हुए हैं। अर्जुन आश्चर्य में हो जाते हैं कि 2 तीर कैसे हो सकते हैं इसके अंदर? तीर तो मैंने एक ही चलाया, 2 तीर कैसे आ गए? और आसपास कोई व्यक्ति भी नहीं है। चलो व्यक्ति नहीं है, आसपास कोई व्यक्ति छुप करके भी वार कर रहा है, तो आसपास से कोई तीर आया, मुझे तो ऐसा आभास नहीं हुआ। अरे भाई, तीर निकलेगा, थोड़ी बहुत तो सनसनाहट होगी, मुझे तो ऐसा आभास ही नहीं हुआ। चलो कोई ना, जैसे ही वो जाता है तो पास में से कबीले के भेष में कुछ लोग आ जाते हैं। कबीले का जो कुछ भेष होता है उनमें से कुछ लोग आ जाते हैं, और एक व्यक्ति जो उनका सरदार होता है, जिसका नाम होता है किरात। उसका नाम क्या होता है? किरात। सॉरी दोस्तों, थोड़े स्वास्थ्य खराबी के कारण थोड़ी सी आपको असुविधा हो रही है। तो जो कबीला उसका सरदार आ जाता है, जिसका नाम होता है किरात। तो अर्जुन तीर निकालता है, उससे पहले क्या कहते हैं, वो बोलने लग जाते हैं कि भाई हिरण दे दो, हिरण ले जाते हैं, हिरण ले जाते हैं, हम हिरण खाएंगे आज आराम से। तो अर्जुन कहता है, क्या कहता है कि ठीक है, आप हिरण ले जाना, मैं एक बार ये तीर निकाल लूं, मेरी तीर से आखिर मरा ही है। तो उधर से जो किरात है वो बोलता है कि भाई क्या, किस होश में हो? आपके तीर से नहीं मरा, ये मरा है मेरे तीर से। अर्जुन ये सुनकर के आश्चर्य तो चकित हो जाता है। अर्जुन को लगता है कि, मन में सोचता है अर्जुन, यार तू देख तो सही एक बार खुद को, तुझे ढंग से भाला चलाना नहीं आता होगा, तू तीर चलाने की कहाँ बात कर रहा है? मैं द्रोणाचार्य का शिष्य, द्रोणाचार्य से सीख करके आया हूं मैं, और तू सोच रहा है कि तूने, तेरा कहने का मतलब है कि तूने मुझे हरा दिया। लेकिन अर्जुन कहता है कि देखिए, आपको गलतफहमी हुई है, ये तीर मैंने चलाया है और ये मेरे तीर से मरा है। हो सकता है बाद में आपका तीर लग गया हो, परंतु ये मरा मेरे तीर से ही है। बात तो ही बातों में, संवाद में दोनों के मन में गर्मा गर्मी हो जाती है। अर्जुन उस समय जवान हुआ करता था और जवानों में गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। किरात जो था वो बड़े शांत स्वभाव का व्यक्ति था। वो मुस्कुराता है अर्जुन की नादानियों पर। वो कहता है कि अगर ये बात है तो ठीक है। अर्जुन कहता है कि चलो प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं, एक बार प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं। अगर प्रतिस्पर्धा से समझ में आ जाएगा कि ये किसकी तीर से मरा है, ठीक है। तो फिर क्या किया जाता है, पेड़ लिया जाता है और पेड़ पे एक क्या है, टीका लगा दिया जाता है, एक बिंदु बना दिया जाता है। और पहली बारी अर्जुन को दी जाती है कि अर्जुन आप चलाओ और छिद्र जो बिंदु है उसको निशाना मारो तीर से और उसको छिद्रित कर दो। अर्जुन ने गांडी उठाया, तीर निकाली और चलाया, और सीधा सटीक निशाने पर जाकर उसका तीर लगा, और वो जो छिद्र है, जो बिंदु बनाया हुआ था, वो पूरा उसके तीर से ढक जाता है। उसके बाद में अर्जुन कहता है कि किरात, अब आपकी बारी, अब आप चलाओ तीर। पर आप चलाओगे कहाँ पे? जिस छिद्र को हमने लक्ष्य मान के हम तीर चलाते उसको तो मैंने पूरा ढक दिया, अब आप कहाँ तीर चलाओगे? निश्चित ही आपका तीर 19-20 इधर उधर लगेगा, परंतु सटीक निशाने पर तो नहीं लगेगा।
किरात मुस्कुराते हैं और किरात धनुष उठाते हैं और अर्जुन की तरफ देखते हैं। मतलब उस जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया था, एक बिंदु जहां बनाया था, जिस पेड़ बनाया था, वो उसकी तरफ देखते भी नहीं है और अर्जुन की तरफ देखते हुए तीर चलाते हैं और तीर चलाते हैं और वो तीर इतना गति से जाता है और अर्जुन के धनुष को चीरते हुए, सॉरी, अर्जुन के तीर को चीरते हुए सटीक निशाने पर लगता है। अर्जुन ने देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अर्जुन को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, ये क्या देख लिया मैंने। फिर वो किरात कहते हैं कि मुस्कुरा करके, अब यकीन हुआ कि ये जो मृग है ये किसके तीर से मरा है अर्जुन? तुम्हें तो मेरे तीर का आभास भी नहीं हुआ होगा। अर्जुन समझ जाता है कि अर्जुन को पराजित करने वाला एक मामूली कबीले का सरदार तो नहीं हो सकता। वो हाथ जोड़ता है और कहता है कि प्रभु अपने असली रूप में आइए। जब वो असली रूप में आते हैं तो साक्षात वो भगवान शिव होते हैं। तो दोस्तों ये नाटक था किराता अर्जुनम। तो उनके मध्य जो संवाद है, ये संवाद भी दोस्तों इनके बीच इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, कि हरिगिरी नाटक के अंदर क्या लिखा हुआ है? तो ये हरिगिरी नाटक के अंदर किराता अर्जुनम है ना, किरात अर्जुन के मध्य जो संवाद है, जो मैंने आपको बताया वही इस नाटक के अंदर लिखा हुआ है। और इसका जो रचयिता है वो क्या है? विग्रहराज चतुर्थ। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है दोस्तों, ये जो है हरिगिरी नाटक ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए जाता है, इससे हमें दो क्वेश्चन बनते हैं इसके। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो हरिगिरी नाटक है ये कहाँ कहाँ खुदा हुआ है। सबसे पहले ये जो हरिगिरी नाटक है, तो मैं जब आपको अगली बात बता रहा था कि जो विग्रहराज है वो परमा राजा भोज की जो धारा नगरी है उसकी तर्ज पे संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाता है। संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर वो हरिगिरी नाटक खुदवाता है। ध्यान से समझना दोस्तों, उसकी दीवार पर कौन सा नाटक खुदवाता है? हरिगिरी नाटक। तो एक तो कहाँ लिखा हुआ ये संस्कृत पाठशाला के ऊपर जो अजमेर के अंदर स्थित है। दूसरा कहाँ लिखा हुआ ये? तो दूसरा लिखा हुआ है ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर, जहां राजा राम मोहन राय का क्या है स्मारक बना हुआ है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी, तो उनका स्मारक बना हुआ है वहां पर। तो वहां पर क्या है, उसकी जो वो स्मारक है उस पर कौन सा नाटक लिखा हुआ है? हरिगिरी नाटक लिखा हुआ है। तो ये चीजें नोट डाउन कर लेना। ये दो जगह लिखा हुआ है, तो संस्कृत पाठशाला पर, संस्कृत पाठशाला पर, और एक कहा ब्रिस्टल राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के स्मारक पर, जो कहां स्थित है? ब्रिस्टल इंग्लैंड। ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर वो है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया। अब हम बात करते हैं आगे। इसके अंदर मैं थोड़ी स्याही डाल लेता हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे संस्कृत पाठशाला की। विग्रहराज ने संस्कृत पाठशाला बनवा दी परमा राजा भोज के धरा नगरी के तर्ज पर। अब सुनिए आगे की बात। संस्कृत पाठशाला बनवा दी। इसके विग्रहराज के बाद में जो अगला राजा बनता है सोमेश्वर, सोमेश्वर वाले पृथ्वीराज चौहान। 1191 में बैटल ऑफ टराइन होता है बैटल ऑफ टेरन। उसके बाद में 1192 में बैटल ऑफ टेरन पार्ट 2, मतलब कि जो भाग 2 होता है, मतलब दूसरी जो होती है उसके अंदर चौहान साम्राज्य जो सम्राट है पृथ्वीराज चौहान, वो हार जाता है और जीत जाता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जब जीत जाता है तो दिल्ली पर वो अधिकार कर लेता है। और कालांतर में 1206 ईस्वी के अंदर जब मोहम्मद गोरी वापस जाता है तो दिल्ली का शासक किसको नियुक्त करके जाता है? अपने गुलाम, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईस्वी के अंदर जब कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बनता है तो ये क्या करता है? सबसे पहले जब अजमेर के अंदर आता है तो उस संस्कृत पाठशाला को तोड़वा देता है और उस संस्कृत पाठशाला को तोड़वा करके वहां एक मस्जिद का निर्माण करवाता है, जिसे हम आज किस नाम से जानते हैं? 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से जानते हैं। अब ये 2.5 दिन का झोपड़ा उसका नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे भी जो लॉजिक है उसकी चर्चा करते हैं हम। सबसे पहले तो हम बात करें संस्कृत पाठशाला। इसने किसका निर्माण करवाया था? संस्कृत पाठशाला का, संस्कृत पाठशाला का। इसका निर्माण करवा दिया संस्कृत पाठशाला का। इस संस्कृत पाठशाला को तोड़वाता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक तोड़वा करके उसको क्या नाम रखवाता है? 2.5 दिन का झोपड़ा। ढाई दिन का झोपड़ा। ठीक है दोस्तों, इस 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है, इस मस्जिद का अगर मैं यूं कहूं डिजाइन किसने तैयार किया था, तो इसका डिजाइन तैयार किया था अबू बकर ने। किसने तैयार किया था? अबू बकर ने।
अबू बकर ने क्या किया था, इसका डिजाइन तैयार किया था। और बात करते हैं हम, क्या था इसका नाम ढाई दिन का झोपड़ा क्यों पड़ा? तो एक का नाम है, एक है पर्सी ब्राउन। ये तो ज्यादा नीचे जाएगा, शायद आपको दिखेगा नहीं, मैं ऊपर लिख देता हूँ। एक व्यक्ति का नाम है पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन ये कहता है कि ये जो ढाई दिन का झोपड़ा है, इसके सामने पंजाब शाह पीर का वो है, उस्र भरता है। पंजाब शाह पीर है, उसका उस्र मतलब उसका मेला भरता है, और वो ढाई दिन का मेला भरता है। इसी कारण से इसका नाम ढाई दिन का झोपड़ा कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो पहली चीज हम समझ में आ गई कि इसको ढाई दिन का झोपड़ा क्यों कहा गया। एक जो व्यक्ति है जिसका नाम है कर्नल टोड, कर्नल टोड कहते हैं नहीं नहीं पर्सी ब्राउन, ये तू गलत बोल रहा है, तू फर्जी आदमी है। बात दरअसल ऐसी है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत पाठशाला को तुड़वाया था, तो ढाई दिन के अंदर ये टूट करके तैयार हुई थी। इस कारण से इसका ढाई दिन का झोपड़ा नाम पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें आप नोट डाउन कर लेना दोस्तों, कि इसको पंजाब शाह पीर का उत्तर पड़ता है तो पर्सी ब्राउन ने कहा था, और कर्नल टोड ने क्या कहा था, ये ढाई दिन के अंदर क्या करते हैं, ये तोड़ करके तैयार किया गया था इसको। तो इस कारण से ढाई दिन का झोपड़ा कहा गया। ठीक दोस्तों, मैं सिर्फ कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें कर्नल टोड की। कर्नल टोड क्या कहता है, कर्नल टोड का सुनिए। कर्नल टोड ये कहता है कि प्राचीन भारतीय शिल्प कला में सबसे अनूठी और सबसे प्राचीनतम कोई वो है, इमारत है, तो वो ये ढाई दिन का झोपड़ा है। ठीक दोस्तों, समझ में आ गया कि पर्सी ब्राउन ने क्या कहा कि यहाँ पे ढाई दिन का उसर बढ़ता है पंजाब शाह पीर का, तो इस कारण से इसका नाम ढाई दिन का झोपड़ा पड़ गया। जॉन मार्शल ने क्या कहा, जॉन मार्शल ने कहा कि ये जो ढाई दिन का झोपड़ा है, ढाई दिन में टूट करके तैयार हुआ था, जो संस्कृत पाठशाला तोड़ी गई थी, इस कारण से इसे क्या कहा गया, ढाई दिन का झोपड़ा। और ये दोस्तों इसको इसको करेक्शन कर लीजिए, कर्नल टोड तो ये है, ये एक जॉन मार्शल है, इसका नाम क्या है, जॉन मार्शल है। और कर्नल टोड ने कहा कि इससे अनूठी और इससे प्राचीनतम ये अपनी पहचान रखती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे की। एक अब इसके विद्वान की बात करते हैं कि इस विजयनगर के दरबार में कौन कौन था। तो सबसे पहले तो इसके दरबार में था सोमदेव। सोमदेव विद्वान है जिसने ग्रंथ लिखी है ललित विग्रहराज, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ रही है ललित विग्रहराज। एक विद्वान रहा है धर्मघोष। धर्मघोष के कहने पर विग्रहराज चतुर्थ ने पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था एकादशी के दिन, कि मेरे साम्राज्य में एकादशी के दिन कोई पशु की बलि नहीं दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो धर्मघोष के कहने पर तो पशु बलि पर प्रतिबंध कौन लगाता है, विग्रहराज चतुर्थ। और इसके दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम था सोमदेव, जिसने ग्रंथ की रचना की थी, जिसका नाम था ललित विग्रहराज। दोस्तों ललित विग्रहराज जो है वो 5 भागों में विभक्त है। इसके अंदर जो विग्रहराज है उसका क्या है, एक प्रेम कहानी का वर्णन है, 5 खंडों में उसको विभाजित किया गया है। पहले खंड में उसकी प्रेम कहानी का वर्णन है, दूसरे दूसरे खंड में वो उससे पत्नी से नाराज होकर के उड़ीसा चला जाता है और वहां के लोगों को हराता है और वहां शासन कर लेता है। तीसरे खंड के अंदर उसकी जो पत्नी है उसके वियोग का वर्णन है। चौथे खंड के अंदर उसके पत्नी के पिताजी के द्वारा उन्हें वापस ले जाना और विग्रहराज का वापस चित्तौड़ पर आना। तो ये सारी चीजों का वर्णन ललित विग्रहराज में किया गया है, पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैसे में किया गया है। हमें तो इतना ध्यान रखना है कि ललित विग्रहराज एक ग्रंथ है जिसकी रचना सोमदेव ने की थी, और सोमदेव किसका दरबारी था, विग्रहराज का। ठीक है दोस्तों, 5 भागों में ये क्या है, 5 भागों में ये विभक्त है। ये आप और नोट डाउन कर लो इसको। और लिखिए एक और ग्रंथ है बिसलदेव रासो। ये बिसलदेव रासो जो ग्रंथ है इसकी रचना की थी नरपति नाल ने।
नरपति नाल ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? बिसलदेव रासो की। ठीक है दोस्तों, तो विग्रहराज के बारे में ये जानकारी थी, बहुत अच्छे से हमने डिटेल से इसकी चर्चा की। अब हम बात करते हैं आगे की। उससे पहले थोड़ा सा टाइमलाइन समझिए आप। मैंने बात की थी अर्णोराज से। अर्णोराज की दो शादियां होती है, एक का नाम था सुधवा, योद्धेय राजकुमारी थी मरु प्रदेश की, और एक का नाम था कांचन देवी, जो जयसिंह सिद्धराज की पुत्री थी, चालुक्य राजा जयसिंह सिद्धराज की। सुधवा की 3 संतानें होती है। पहले का नाम था जगदेव, दूसरे का नाम था विसलदेव, तीसरे का नाम था देवदत्त। विसलदेव के बारे में हमने चर्चा कर ली कि जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या करके राजा बन गया था, परंतु जो सामंत थे उन सामंतों ने जगदेव को हटा दिया और राजा की सुबह दिया विग्रहराज को, विसलदेव को। ये जो विसलदेव है, इसके जो 2 पुत्र होता है, एक का नाम होता है अमरगांगे और एक का नाम होता है नागदत्त। अमरगांगे और नागदत्त। विसलदेव के बाद में जो अगला राजा बनेगा वो कौन बनेगा? अमरगांगे। लेकिन जगदेव का पुत्र होता है पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय, ये जो पृथ्वीराज द्वितीय है, इन दोनों के मध्य अमरगांगे से क्या करता है? युद्ध करता है। पृथ्वीराज द्वितीय अमरगांगे से युद्ध करता है और अमरगांगे को युद्ध में हरा देता है। अमरगांगे को युद्ध में हराने के बाद में स्वयं राजा बन जाता है। ये क्या बन जाता है? ये स्वयं राजा बन जाता है। लेकिन 1 वर्ष 2 वर्ष के शासनकाल के बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसकी मृत्यु होने के बाद में अगला उत्तराधिकारी कौन बने, ये प्रश्न सामने आता है। योग्य राजा कौन होगा जो अगला उत्तराधिकारी बनेगा? तो इधर वाला जो पक्ष है वो लगभग कमजोर है, इतना पावरफुल नहीं है। जो सामंत थे उस वक्त के, तो उनका ध्यान जाता है इस पक्ष की तरफ। अर्णोराज और कांचन देवी, इसकी एक संतान थी जिसका नाम था सोमेश्वर। तो क्या करते हैं सामंत? अगला शासक किसको बनाते हैं? सोमेश्वर को शासक बनाते हैं, और जो अगला राजा बनता है वो कौन बनता है? सोमेश्वर बनता है। तो चलिए अब इसकी चर्चा करते हैं हम सोमेश्वर की। बाकी ये सारी चीजें मैं रफ कर देता हूं। सोमेश्वर, ग्यारह सौ उनहत्तर से 1170 ईस्वी। सोमेश्वर ने प्रताप लंकेश्वर के नाम की उपाधि धारण की और शासन किया। इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। 1 साल का इसका शासन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जो सोमेश्वर है, वो जो सोमेश्वर है उसने कौन सी उपाधि धारण की? प्रताप लंकेश्वर की इसने क्या की थी? उपाधि धारण की थी। ठीक है, इसकी शादी किससे होती है? इसकी शादी होती है कर्पूरी देवी से। ये जो कर्पूरी देवी है, ये कर्पूरी देवी उस समय अनंगपाल नाम का जो व्यक्ति था, तोमर था, उसकी पुत्री हुआ करती थी। किसकी पुत्री हुआ करती थी? अनंगपाल की। आनंदपाल नहीं है, अनंगपाल है। आनंदपाल तोमर की क्या थी? ये पुत्री हुआ करती थी। और ये जो पुत्री है, इसकी शादी किससे कर देते हैं? सोमेश्वर से कर देते हैं। ठीक है तो अब क्या होता है, जो अनंगपाल तोमर है, इसके कोई पुत्र नहीं था, खाली एक पुत्री थी, और इस पुत्री का भी विवाह हो गया। और जब अनंगपाल की मृत्यु होती है, तो सवाल खड़ा होता है कि उस समय दिल्ली का शासक कौन बने? तो जो कपूरी देवी और सोमेश्वर है, इनकी एक संतान होती है जिसका नाम है पृथ्वीराज। जिसका नाम क्या है? पृथ्वीराज तृतीय, जिसे हम पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान। तो अनंगपाल तोमर क्या करता है, जो पृथ्वीराज चौहान है, उस पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली के गद्दी का शासक नियुक्त कर देता है।
और कहा जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की गद्दी पर बैठा उस समय उसकी जो आयु थी वो मात्र 11 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 11 वर्ष की थी। तो पृथ्वीराज चौहान कितने वर्ष की उम्र में? 11 वर्ष की आयु में दिल्ली का शासक बन जाता है। कितने वर्ष की आयु में दिल्ली का शासक बन जाता है? 11 वर्ष की आयु में दिल्ली का शासक बन जाता है। दोस्तों दिल्ली का शासक पृथ्वीराज बन रहा है, परंतु दिल्ली को राजधानी बनाने वाला बिग्रेराज चतुर्थ। ये क्वेश्चन पूछा गया है, गलत करके आए बहुत लोग, तो आप इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान पढ़ेंगे और वो अंतिम चौहान रहेगा अजमेर के चौहानों का। उसके बाद में फिर हम जो आगे के चौहान है, जैसे जालोर के चौहान, सांबर के चौहान, जितने भी चौहान है, फिर उनकी चर्चा हम करेंगे। तो एक नेक्स्ट वीडियो और एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, किसका बनाऊंगा? पृथ्वीराज चौहान का। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप इसको रिवीजन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।